साथियों नमस्कार। हाजिर हूँ आपके बीच हिंदी भाषा का पार्ट 5 लेकर के अपने FLC चैनल के माध्यम से। तो यहाँ हम कई बार बात कर चुके हैं हिंदी के विकास क्रम की। आज फिर से हम हिंदी का विकास क्रम जानेंगे। उसकी वजह क्या है कि हमें अपभ्रंश तक पहुँचना है। अपभ्रंश के बारे में आपको बताना है कि अपभ्रंश क्या चीज़ है। तो आपकी ये संस्कृत जो भाषा है उसमें विकृति आने के बाद में पाली बनी। पाली भाषा में भी विकृति आने पर प्राकृत भाषा बनी और प्राकृत भाषा में भी विकृति आई तो अपभ्रंश बना। और अपभ्रंश का ही उपनाम है अवहट्ट। यानी अपभ्रंश में भी थोड़ा बहुत और विकृति आने पर उसे अवहट्ट नाम दे दिया गया और फिर उसमें से हिंदी का विकास हुआ। तो अब जानेंगे कि अपभ्रंश क्या है। तो अपभ्रंश किस समय प्रचलित हुई थी। अपभ्रंश जो आपकी भाषा थी वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक उसका कालक्रम रहा। और अपभ्रंश का मतलब होता है भ्रष्ट भाषा, यानी भाषा का भ्रष्ट होना, बिगड़ी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप, या यूँ कहें कि बिगड़ी हुई भाषा जिसका कोई नियम न हो, ये होता है अपभ्रंश। और इस अपभ्रंश का ही उपनाम दे दिया गया अवहट्ट। और इस अवहट्ट को अभिहत्ता नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर भोलाशंकर व्यास, राहुल सांकृत्यायन और रामचंद्र शुक्ल जी ने अवहट्ट यानी कि अभिहत्ता को पुरानी हिंदी का नाम दिया है। यहाँ अपभ्रंश के 7 रूप हैं। पहला शॉर्टसैनी अपभ्रंश, दूसरा खस अपभ्रंश और तीसरा है आपका पैशाची अपभ्रंश। चौथा है आपका ब्राह्मण अपभ्रंश। पांचवा है आपका महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। छठवां है आपका अर्धमागधी अपभ्रंश और सातवां है आपका मागधी अपभ्रंश। तो जो अपभ्रंश के 7 रूप हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें जो पहला रूप है शॉर्टसैनी अपभ्रंश, किसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। इसका अपभ्रंश के जो 7 रूप हैं उसमें पहला रूप है शॉर्टसैनी अपभ्रंश। उसमें से कुछ भाषाएं तथा कुछ उपभाषाएं निकली हैं। तो जो शॉर्टसैनी अपभ्रंश है उसमें से एक उपभाषा पश्चिमी हिंदी है वो निकली है और दूसरी उपभाषा राजस्थानी हिंदी भी निकली है। एक गुजराती भाषा भी इसी से निकली है। अब चलते हैं खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश से ही आपकी जो उपभाषा है पहाड़ी हिंदी, ये तीसरा क्रम दे दिया है हमने। जो हमारी उपभाषा हैं उनको क्रम दे दिया है 1 2 3। तो ये जो पहाड़ी हिंदी है तो ये किससे निकली है, खस अपभ्रंश से। पहाड़ी हिंदी क्या एक उपभाषा है। और इसको याद करने के लिए एक ट्रिक हमने बनाई है कि पहाड़ी लोग खास होते हैं। पहाड़ी लोग आपको देखेगा एकदम से लंबे और खास कद वाले और एकदम गोरे, मतलब अलग दिखेगा कि हाँ ये कुछ खास है। तो इसको हमने ऐसे याद किया है कि पहाड़ी लोग खास होते हैं। पहाड़ी से मतलब पहाड़ी हिंदी और खास से मतलब खस अपभ्रंश, यानी पहाड़ी हिंदी किससे निकली है, खस अपभ्रंश से निकली है। तीसरा है हमारा पैशाची अपभ्रंश। इसमें से पंजाबी भाषा, लेंदा ये निकली हुई हैं। अब इसी क्रम में अगला है आपका ब्राह्मण अपभ्रंश। चौथे नंबर का है ब्राह्मण अपभ्रंश और इसमें से सिंधी निकली है। जैसा नाम है वैसा ही अपभ्रंश है। ये भी कठिन सा है ब्राह्मण, ये भी सिंधी। यहाँ पर थोड़ा सा इसको आप याद कर लेना। अगला है 5वां आपका महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से क्या निकला है, मराठी भाषा निकली है आपकी। और 6वां है आपका अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश से आपका जो पूर्वी हिंदी लिखा हुआ है ना, ये पूर्वी हिंदी, ये चौथी उपभाषा है। क्रम दे दिया है हमने। तो चौथी उपभाषा किससे निकली है, अर्धमागधी अपभ्रंश से। पेपर में पूछ ले कि पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। अब 7वां है आपका मागधी अपभ्रंश। इसमें से ही बांग्ला, इसमें से ही आपकी असमिया और इसमें से ही आपकी उड़िया भाषा निकली हुई है। और इसी में से ही हमारी जो एक उपभाषा है 5वीं बिहारी हिंदी, वो भी किससे निकली है, मागधी अपभ्रंश से ही निकली है।
इसी क्रम में ये आपको मैंने पिछले चौथे पार्ट में आपको बताया था उपभाषाओं के बारे में। 5 उपभाषाएं, 18 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और आपकी राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, इस तरीके से ये 5 उपभाषाएं हैं जो मैंने आपको बता दिया है। ये किससे निकली हैं, किस अपभ्रंश से निकली है, वो भी आपको बता दिया। आज थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं कुछ, उनको भी जान लेते हैं। सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में 21वां संशोधन 1967 ईस्वी के द्वारा मान्यता मिली। यानी जो सिंधी भाषा है वो हमारी 15वीं भाषा है संविधान में। वो किस संशोधन के द्वारा? 21वें संशोधन के द्वारा, जो 1967 ईस्वी में हुआ, उसके द्वारा सिंधी को 15वीं भाषा की मान्यता मिली। अगला है आपका 71वां संशोधन 1992 ईस्वी द्वारा हुआ। मतलब 71वां संशोधन भी हुआ संविधान में 1962 ईस्वी में। उसमें क्या हुआ? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को भाषा के रूप में शामिल किया गया। इसकी भी हमने एक ट्रिक बनाई है, कॉमन। यानी कि जब सारी चीज़ें कॉमन हो जाती हैं, एक जैसी हो जाती हैं, तो उसमें फिर संशोधन करना पड़ता है। तो कॉमन से मतलब यहाँ पे क्या है? को से मतलब कोंकणी, माँ से मतलब मणिपुरी और ना से मतलब नेपाली। आगे इसी में थोड़ा सा आपको और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएं कि 92वां संशोधन 2003 द्वारा, एक 92वां संशोधन भी 2003 में हुआ। उसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को भी भाषा के रूप में शामिल किया गया। और इसकी भी हमने एक ट्रिक बनाई है, बोर्ड मास। जैसे आप मैथ में बोर्ड मास पढ़ते हैं, उसी तरह से हमने यहाँ पे BDMS या बोर्ड मास की एक ट्रिक बनाई है। बो से आपका क्या हो गया? बोडो, और ड से डोंगरी, माँ से मैथिली और स से संताली। तो आपको इनको याद करने में ज़्यादा कठिनाई महसूस नहीं होगी। आगे चलते हैं। भारत में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? तेलुगु, जिसे बांग्ला भी कहते हैं। आपका अगला पॉइंट है विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात भाषा। तो विश्व में सबसे पहले जो भाषा बोली जाती थी वो कौन सी थी? वो थी आपकी सुमेरियन भाषा विश्व में सबसे पहले बोली जाती थी। फारसी भाषा लिपि, यानी जो फारसी लिपि जो है उसके लिखने का क्रम क्या है? तो ये फारसी जो लिपि है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी इस तरफ से इस तरफ की ओर लिखी जाती है। तो आपने देखा होगा उर्दू ऐसे ही तो लिखी जाती है, इस तरीके से। तो जो फारसी लिपि से ही उर्दू भाषा निकली है। अब है देवनागरी लिपि और रोमन लिपि। रोमन लिपि वो अंग्रेजी वाली होती है, देवनागरी लिपि आपकी हिंदी होती है। तो ये कैसे लिखी जाती हैं? बाईं से दाईं ओर, यानी हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, ऐसे लिखते जाते हैं। अगला है आपका चीनी और जापानी लिपियाँ। चीनी और जापानी लिपियाँ ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती हैं। यहाँ से स्टार्ट होती हैं, इस तरीके से लिखते हुए नीचे आपकी आ जाती हैं, यानी ऊपर से नीचे की तरफ इनका क्रम होता है। और आपको एक चीज़ और बता दें इसमें कि बलाघात और अनुतान क्या होता है। बलाघात क्या होता है कि जब हम किसी शब्द को बोलते हैं और जब उस पर अक्षर पर बल पड़ता है तो धीरे धीरे वो क्या होता है, उसको हटना पड़ता है, लुप्त हो जाता है, उसे ही बलाघात कहते हैं। जैसे फारसी लोग सिंधु को हिंदू बोलते थे, बाद में हिंदू न बोल करके वो फिर हिंदू बोलने लगे। यानी द पे क्या लगता है? बल लगता है। सॉरी, द पे जो ऊ की मात्रा है उस पर क्या लगता है? बल लगता है। तो धीरे धीरे ये लुप्त हो गया, इसे ही कहते हैं बलाघात। जब किसी अक्षर पे बल पड़ता है और वह धीरे धीरे लुप्त हो जाता है, उसे बलाघात कहते हैं। और दूसरा पॉइंट है आपका इसमें अनुतान। अनुतान का मतलब होता है उतार चढ़ाव। ये फैक्ट हैं, आते हैं बहुत बार, उतार चढ़ाव। जैसे आपने PK फिल्म देखी होगी, उसमें आमिर खान कोई साधारण बात होती है तो उसे कैसे बोलता है? अच्छा। लेकिन जब अच्छा यानी कि कोई बात थी, कोई प्रश्न किया और उसकी समझ में आ गया तो क्या बोलता है? अच्छा। लेकिन उसी बात को तीसरे ढंग से बोलता है अच्छा, यानी उसे आश्चर्य हो गया, तो उसे थोड़ा सा लंबा बोलता है, यानी आश्चर्यचकित होकर के। तो ये क्या है? अनुतान, उतार चढ़ाव, इसी को कहते हैं। और इसमें हम अगला हमारा जो नेक्स्ट पार्ट 6 आएगा, जो हिंदी का इतिहास है। अब तक जो हमने पढ़ा है हिंदी इतिहास के बारे में
इससे जुड़े हुए प्रश्न जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं उनकी श्रृंखला लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे जल्द पार्ट 6 में। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, मस्त रहिए। धन्यवाद।